हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा। अगेन आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे टॉपिक से एग्ज़ाम में तो ज़रूर पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है निर्धनता के अनुमान। यहाँ पर हम ये समझेंगे कि निर्धनता का अनुमान कैसे लगाया जाता है। मतलब आपको भी पता करना हो कि कोई बंदा जो है गरीब है या नहीं है। आप कैसे अनुमान लगा के पता करोगे, ठीक है, कि वो बंदा गरीब है। उसके पहनावे ओढ़ावे को छोड़कर आप कैसे पता करोगे कि कैसे है। एक्चुअली पहनावे ओढ़ावे को तो देखा ही नहीं जाता, ठीक है। क्या चीज़ें देखकर आप पता करते हो कि बंदा निर्धन है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है निर्धनता के आकलन की एक सर्वमान्य समान विधि है आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है। ये बात ध्यान में रख, इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। आय और उपभोग स्तर कि आपकी इनकम कितनी है। क्या बात कर रहा हूं, आपकी इनकम कितनी है और आपका उपभोग स्तर कितना, आप कितना खाना पीना खाते हो, उसके आधार पर यह बता देगा कि भाई आप निर्धन हो या फिर नहीं। ना कि आप कितना क्या कपड़े पहनते हो, क्या चीज करते हो, क्या नहीं करते। वो बात की बात हो जाती है। सबसे पहले जो बेसिक चीज देखी जाती है वो ये देखा जाता है आय और उपभोग, ठीक है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसका आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर के नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक। अभी क्या कहेगी, आपको समझ तो आया नहीं होगा, मैं समझाता हूं आपको। ये बेसिक फैसिलिटीज है। कहा जाता है, यूं समझो कि एक लाइन है। कहा जा रहा है कि अगर आप इतना पैसा कमाते हो, इस लेवल का पैसा कमाते हो, इतने लेवल का पैसा कमाते हो, तो आप निर्धन नहीं रहोगे, ठीक है। आप मतलब निर्धन की कैटेगरी से हट गए। अगर आप इतना कंजप्शन करते हो तो आप निर्धन नहीं माने जाओगे, ठीक है। तो अगर आप इतना पैसा कमाते हो तो चाहिए कितना, इतना, लेकिन कमा कितना रहे हो, इतना गैप है ना, तो अगेन आप निर्धन आ जाओगे। आपको आपको उपभोग आपका इतना होना चाहिए, इतना इतना होना चाहिए, लेकिन आप उपभोग कर इतना रहे हो तो अगेन आप क्या होगे, निर्धन होगे। यानी एक बेसिक लेवल है। अगर वो उस लेवल पे आप टच नहीं कर पाते, उससे कहीं पे भी नीचे आ जाते हो, चाहे वो आय का मामला हो या उपभोग का मामला हो, तो आपको निर्धन की कैटेगरी में रख दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक इमेज के थ्रू भी आपको समझा देंगे। देखो ये लाइन है ना, लाइन ड्रॉ किया गया है कि इतना हमें चाहिए, ठीक है, इतना हमें चाहिए। कोई भी बंदा उसका फूड जो है, मतलब जो फूड है, कंजप्शन है, वो इतना लेवल पे आ गया और इनकम भी मान लेते हैं उसकी इतनी लेवल पे आ गई, लेकिन इस लाइन को टच नहीं कर पाए, तो हम इस ऐसे बंदे को क्या कर देंगे, ऐसे बंदे को हम पुअर कंसिडर करेंगे कि बंदा जो है वो गरीब है। आया नहीं थी बात समझ, ठीक है। क्या बताया जाता है, मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों विभिन्न देशों में विभिन्न है। ये बात ध्यान में रखना, ये चीज ध्यान में रखना कि हर एक देश अलग है, हर एक की कंडीशन अलग है। भारत अलग है, चाइना अलग है, पाकिस्तान अलग है। वहाँ पे रहने वाले के लोग की जो है खर्चा अलग है, कंजप्शन अलग है, वहाँ पे मिलने वाले फूड अलग, मतलब डाइवर्सिटी तो है, नो डाउट, ठीक है। साथ ही साथ वहाँ पे कोई वहाँ पे इनकम किसी की ज़्यादा है, किसी की इनकम कम है ना। पैसों की भी तो वैल्यू होती है, कहीं पे पैसा ज़्यादा होता है, कहीं पे पैसों की वैल्यू कम होती है। ये भी फर्क पड़ता है। तो ये बात ध्यान में रखना कि हर एक देश की जो मूल आवश्यकताएं होती हैं उसको पूरा करने के लिए जो पैसा है, जो कंजप्शन है, वो अलग अलग होता है। सब जैसा एक जैसा नहीं होता। आया नहीं इतनी बात समझ। उदाहरण के लिए यहाँ पे उदाहरण में पता है क्या बताया गया, आप पढ़ लेना आराम से। इसमें ये बताया जा रहा है कि अमेरिका में जो बंदा जिसके पास कार नहीं है उसे गरीब समझा जाता है, और अपने देश के अंदर उल्टा है। जिसके पास एक कार है उसे थोड़ा अमीर समझा जाता है ना, एक लग्जीरियस आइटम माना जाता है। जैसे आप अमेरिका में रहे हो, कोई बंदा कार खरीद लिया तो आपके लिए कोई एक नई बात नहीं रहेगी। अमेरिका में रहने वाले लोग कि हाँ ठीक है, नॉर्मल चीज है। लेकिन यहाँ पे कोई अगर बंदा कार खरीद ले तो अरे भाई बड़े आदमी, इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट आपको सुनने को जरूर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अभी भी भारत देश के अंदर कार खरीदना एक विलासिता, एक लग्जीरियस आइटम है। तो ये अलग जगह जगह पे डिपेंड करता है, क्लियर, कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इनकम और कंजप्शन सभी देशों का एक जैसा होता है, अलग अलग होता है। सबसे बात करते हैं स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता। मैंने क्या बताया था, वो बोला था ना, उपभोग, हम कितना खाते हैं उसको कैलोरीज में काउंट किया जाता है। ये बात ध्यान में रखना। अगर आप गांव के क्षेत्र से बिलोंग करते हो गांव के क्षेत्र से, तो आपकी प्रति व्यक्ति जो प्रतिदिन की कैलोरी होनी चाहिए वो 2400 कैलोरी होनी चाहिए, क्लियर। आपकी प्रति व्यक्ति कैलोरी कितनी होनी चाहिए, 2400 प्रतिदिन। आपको कम से कम इतनी कैलोरी तो खाना ही खाना है। अगर आप वही शहर में रहते हो तो आपकी कितनी कैलोरी होनी चाहिए, 2100। ऐसा क्यों, क्योंकि गांव में कैलोरी ज्यादा इस वजह से क्योंकि गांव के लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, और शहरों में क्यों कम क्यों है,
इस वजह से क्योंकि शहरों के लोग थोड़े काम में उनकी कमी रहती है, मतलब उन्हें एक डेस्क पे ही बैठा रहना पड़ता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना खुद का एक गाँव का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे दूध लेने जा रहा है, तो उतना मेरे बगल में ही शॉप है, वहां से जाके मैं दूध ले आया। तो अगर मेरे को कपड़े खरीदने हैं तो कुछ दूर ही जाके मॉल मिल जाएगा, वहां पे से जाके कपड़े ले लूंगा, बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। गांव में क्या है कि अगर आपको दूध भी लेने जाना है तो आपको काफ़ी दूर जाना, चल के जाना पड़ेगा, तो कैलोरीज तो चाहिए ना, एनर्जी तो जाएगी ना आपकी। सो इसी वजह से वो, और गांव के लोग शारीरिक मेहनत काफ़ी ज़्यादा करते हैं, दिन रात वो काम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इस वजह से कैलोरी ऐसी ज़्यादा बताई गई है। अब 2011 और 12 के अनुसार निर्धनता रेखा का निर्धारण किया गया। इसे जो लाइन कहा जा रहा है, इसे निर्धनता रेखा कहा जाता है, ठीक है। ये इसे इंग्लिश में कहा जाता है पॉवर्टी लाइन। ग्रामीण क्षेत्रों में 816 प्रति माह आप कमाते हो, और शहरी क्षेत्रों में अगर 1000 रुपये प्रति माह कमाते हो तो ठीक है। अगर इससे आप कम कमाते हो तो प्रॉब्लम है, आप निर्धन की कैटेगरी में आ जाओगे। आया नहीं इतनी बात समझ? अभी एक चीज और है, इसे ध्यान से समझो। इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। पहले हम बात करते हैं कैलोरीज की। गांव में कितनी चाहिए? अगर हम बात करें तो गांव में चाहिए हमें 2400, और शहरों में रह रहे हैं तो 2100। अगर हम बात करते हैं गांव में, तो आप अगर इतनी कैलोरी आप कंजप्ट कर रहे हो, ठीक है, 2400 मान लेते हैं, और आप कर रहे हो 2000 ही कर रहे हो, ये है गांव यानी रूरल। और शहर में हो और आप कर रहे हो फॉर एग्जांपल 1900 कैलोरीज ही केवल कर रहे हो, यानी अर्बन। अर्बन का मतलब होता है शहर। तो आप क्या हो जाओगे? निर्धन की कैटेगरी में आ जाओगे। क्लियर? अगर आप इतना कर रहे हो तो इसका मतलब ही नहीं, अगर 2400 कर रहे हो, 100 कर रहे हो, तो इसका मतलब भी अच्छा नहीं है। आप एक बेसिक लेवल है जिसको आप पूरा कर रहे हो। क्लियर? और यही सेम केस उसके साथ भी है, इनकम के साथ भी। अगर 816 रुपये आप कमा रहे हो दिन का, एक प्रति माह, सॉरी प्रति माह का कमा रहे हो 816 रुपये, तो एक बात बजा, 816 रुपये जो एक महीने में कमाएगा जो गांव में या फिर शहर में 1000 रुपये, क्या होगा? वो इतनी महंगाई है कि उसका दूध का खर्चा ही नहीं निकल पाएगा। अगर वो दूध लेगा ना तो 1000 रुपये में बहुत मुश्किल से वो दूध की कंजप्शन ही पूरी कर पाएगा। तो इतनी महंगाई है, और प्रति माह कमाना है, सोच लो। तो आप इससे समझ सकते हो कि अच्छी कंडीशन नहीं है। 816 रुपये एक महीने में, मान लेते हैं वो 800 रुपये ही कमा पाए एक महीने के अंदर, तो भी वो नीचे आ जाएगा गाँव में के अंदर। अगर वो शहर में रहता है और शहर में मान लेते उसने 900 रुपये ही कमा पाया, ठीक है, अर्बन एरिया के अंदर केवल 900 रुपये ही कमा पाया, तो भी वो गरीबी के नीचे आ जाएगा। अब सर कहो कि अगर उसने 1100 रुपये कमा लिया तो भी कंडीशंस कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हो जाएगी, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे कि अगर इसके बारे में, पर इतना भी समझ लो कि जो 816 1000 रुपये बेसिक फैसिलिटी, मतलब बेसिक इतनी कंजप्शन होनी चाहिए। बेसिक आपका इनकम इतना होना चाहिए और बेसिक आपका कंजप्शन इतना होना चाहिए। अगर ये इनकम और कंजप्शन इससे कम है तो आप गरीब के लाइन में आ जाओगे, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना कि निर्धनता रेखा का आकलन हर 5 वर्ष बाद किया जाता है। ये जो है 816 और 2000 रुपये 2011 और 12 के अनुसार है। अगर आज का देखोगे अकॉर्डिंग टू 2022 और 23 24 25, जैसे जैसे साल बढ़ेंगे ये जो नंबर्स है हर 5 साल बाद चेंज होंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, 2011 और 12 के अनुसार बताया गया है कैलोरीज, और ये भी क्या कहते हैं, इनकम भी। और ये प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। तो इसको कौन करवाता है? इसको प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से काउंट किया जाता है, इसका आकलन किया जाता है। ये सर्वेक्षण अगेन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, अर्थात इसको इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO, ठीक है। ये आपको फुल फॉर्म याद कर लेना, एक मार्क में इंपॉर्टेंट बन सकता है, इंपॉर्टेंट MCQ के रूप में भी आ सकता है। विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे एक अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं। अब ये बात ध्यान में, बहुत ध्यान से सुनना, कि जो विकासशील देश होते हैं उनके बीच में तुलना करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जैसे कि विश्व बैंक, वो एक सामान्य मानक का प्रयोग करते हैं। देखो, जो विकासशील होता है विकसित देश होता है। विकसित देश में ऑफकोर्स फैसिलिटीज ज़्यादा होती है, विकासशील में फैसिलिटीज कम होती है। विकासशील की जो वैल्यू होती है करेंसी की वो भी कम होती है, और विकसित देशों की कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि विकसित देशों की जो वैल्यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा, अच्छा जैसे इंडिया का मान लो, इंडिया भी विकासशील देश है तो इसकी जो करेंसी की वैल्यू वो कम है। लेकिन जो अमेरिका की डॉलर की वैल्यू क्या है? ज़्यादा। जो जितना विकसित होगा उसकी करेंसी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती जाती है, ये सब तो हमें पता है। अब इसमें एग्जांपल क्या दिया गया, जैसे $1.9 2011 PPP
P. इसे इंग्लिश में कहा जाता है परचेजिंग पावर पैरिटी। ये वर्ड 3 परचेसिंग पावर पैरिटी, आप जब बड़ी क्लासों में जाओगे तो आप इसके बारे में और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। अभी इतना समझो, इतना सिंपल टर्म में, कि जो वर्ल्ड बैंक है, जो विश्व बैंक है, उसने कर रखा है कि $1.9 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कमाना चाहिए। अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो उसने कह रखा है, एक एवरेज उसने निकाल दिया कि अगर कोई भी देश जो है $1.9 से कम कमा रहा है, कोई भी वहां पे रहने वाला पर्सन, तो गरीबी से नीचे आ रहा है। अगर $1.9 कमा रहा है तो गरीबी लाइन से ऊपर है, जो पॉवर्टी लाइन है उसके इक्वल आ रहा है। क्लियर, सिंपल। अगेन बता दूं, जैसे उसने वर्ल्ड बैंक में ये रख रखा है कि आपको $1.9 पर डे कमाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू 2011 के ये भी है। ठीक है, पर डे आपको इतना रुपए कमाना चाहिए डॉलर में। ठीक है, आपकी जितनी भी करेंसी उसको डॉलर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे चलो इसको मैं डिटेल में नहीं जा रहा, वैसे मार्केट वैल्यू को नहीं कन्वर्ट किया जाता है, परचेसिंग पावर पैरिटी की वैल्यू एक अलग ही होती है, उसको कन्वर्ट किया जाता है। सो $1.9 आपको अपने देश के अंदर कन्वर्ट कर लोगे तो जितना भी आएगा करेंसी रुपीज़ में, उतना आपको कमाना चाहिए। अगर आप उतना नहीं कमा पा रहे हो तो आप गरीब हो। क्लियर, हर एक देश का पीपीपी जो होता है वो अलग होता है, वेरी करता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। लास्ट का टॉपिक आप बड़ी क्लासों में और अच्छे से समझोगे। ठीक है, अभी तो बस इतना याद कर लो कि पीपीपी कितना है, $1.9 अकॉर्डिंग टू द 2011 प्रति व्यक्ति पर, ठीक है, पर पर्सन। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी है, वो समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको समझने वाली दो चीजें हैं, एक निर्धनता को जो देखा जाता है वो आय पे देखा जाता है, उपभोग को देखा जाता है, शहरों में किस हिसाब से है और गांव में किस हिसाब से है। आप अगर ये डेटा लिख देना, ठीक है, ₹816 ना, जब एग्जाम में लिखना ना, जैसे किसी के पास पुरानी बुक होगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, किसी के पास पुरानी बुक होगी तो उसके उनके पास डेटा हो सकता है पुराना, और किसी के पास नई बुक हो तो उसके पास डेटा नया। तो आप ये डेटा लिख के बस साइड में लिख देना, ये 2011 और 12 का डेटा है, तो टीचर आपके नंबर को नहीं काटेगा। क्लियर, इतना बात ध्यान में रख लेना कि अगर आप ये डेटा लिखकर ये लिख देते हो कि ये डाटा मैंने 2011 और 12 का है, तो टीचर आपका नंबर नहीं काटेगा। अगर आपने ये डेटा तो लिख दिया ₹816 प्रति माह, लेकिन ईयर नहीं लिखा, तो टीचर नंबर काट सकता है, उसके पास एक चांस मिल जाएगा, तो आप वो चांस मत दो। अच्छा रहेगा। मेरे को यहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर लो, और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ। तो आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना है। ठीक है, इन तीनों में से जो भी दो कोई चीज़ आपको पसंद आती है, तो लाइक करना पसंद आता है, कमेंट करना है, शेयर करना, इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ जो आपको पसंद है आप वो ज़रूर करो। ठीक है, इतना तो आपको करना है, इतना मैंने पढ़ाया तो इतना तो आपका तो बनता ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।